फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी जो भी जो बीएड होल्डर हैं, डीएलएड होल्डर हैं और वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और बिहार में, तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है और अभी आया भी है और टायर 4 की बहाली होने वाली है और बहुत अच्छा मौका है आप लोग सभी को कि इस एग्ज़ाम में बैठें और एक नौकरी सफलता हासिल करें। और बात करेंगे आज, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद अभी +2 में शिक्षक हूँ, बीपीएससी टायर 2 में। और इससे पहले भी मैं शिक्षक था, इससे पहले मैं नियोजित शिक्षक था। तो कैसे मैंने तैयारी की, कैसे मैं टायर 2 भी क्रैक किया और टायर 3 भी क्रैक किया, दोनों मैंने कैसे क्रैक किया, तो मैं अपने स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। उसको आप लोग सुनिए, समझिए और होप आशा करता हूँ कि आप लोग को भी उसमें कुछ मदद मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ना, चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सिलेबस में कन्फ्यूज़न ना हो कि कितना इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कवर अप होगा, समय कम है, हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। तो कुछ नहीं है, बस सटीक पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना से आयोग जो है क्वेश्चन पूछती है। ज़्यादा इधर-उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर डालने से और ज़्यादा नेगेटिविटी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में पूछते हैं और सर्टेन सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस लेवल का आएगा, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लेवल क्या रहेगा, ठीक है? तो इस सब पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंड कैसा है क्वेश्चन पूछने का और कहाँ पे हम लोग किस पोर्शन को हम लोग ज़्यादा अगर कवर अप करेंगे, तो हमें ज़्यादा चांस होगा और ज़्यादा वो हमें नंबर देकर जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरे इस वीडियो का और फ़ायदा ले पाइएगा। मेरा इस जो जर्नी है मेरा रहा यहाँ से लेके सरकारी नौकरी तक का, वो आप लोग को भी फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि टीचिंग प्रोफ़ेशन में चीज़ें तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं, लेकिन ध्यान से देखना है, ध्यान वही सब्जेक्ट को और वही पॉइंट को टारगेट करना है, जहाँ से क्वेश्चन जो आयोग है, वो क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा इधर-उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा किताब का बंडल बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा वो इतना ही, जितना उसे पूछना है और जहाँ से उसे पूछना है। तो सबसे पहली बात, जितने भी बीएड होल्डर हैं, जो भी बीएड कर चुके हैं और उनके अभी जस्ट स्टेट आएगा, स्टेट का एग्ज़ाम होगा, स्टेट के एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए, स्टेट के लिए भी मैं बताऊँगा कि स्टेट के लिए कैसे आप लोगों को कितना पढ़ना है और स्टेट के लिए भी मैं रणनीति को बताऊँगा कि कैसे क्या किया जा सकता है उसमें। अभी मैं बीपीएससी के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी विषय से जो सब्जेक्ट है, उस पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट जो है, वो नंबर जो गेन करने का काम आपका सब्जेक्ट ही करेगा। तो सबसे पहला और ज़रूरी जो है वो सब्जेक्ट पे फ़ोकस कीजिए। अपने जो आपका विषय है, आपका ऑनर्स जो भी रहा है उसमें फ़ोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि 80 नंबर क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे। उसको करना कैसे है? तो उसको या तो एनसीईआरटी लीजिए और एनसीईआरटी के थ्रू आउट उसको जितना भी है, उसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, बोल्ड हाइलाइटर से लगा के पढ़िए और पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर का कॉपी में नोट्स बनाइए। जितना भी किताब में आपने हाइलाइटर किया है, उसको फिर कॉपी में उसको लिख कर नोट्स बनाना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने एक बार पढ़ा है और जब पढ़े हुए चीज़ को फिर से जब हम कॉपी में उतारेंगे, तो वो हमें ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक दिमाग में बैठ जाता है और एग्ज़ाम में भी वो बात पहुँच पाता है। केवल देख के नोट्स करने से नहीं होगा, कि वहाँ पढ़ के नोट्स कर लिए, नहीं, पहले क्या करना है कि किताब को पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है, हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लेना है और तब तीसरा स्टेप में आप लोग को कॉपी में उतारना है। एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, कि जब एग्ज़ाम का समय कम रहे, तो उसको पढ़ के निकला जा सकता है। क्वेश्चन ज़्यादातर टारगेट जो हो रहा है अभी के सिनेरियो में, वो एनसीईआरटी का जो ब्रैकेट का पार्ट होता है, एनसीईआरटी में देखेंगे कि इस तरह से चौकोर ब्रैकेट होता है, तो उसमें क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं। तो क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन उस जितने भी ब्रैकेट है या जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं एनसीईआरटी बुक में, वो सबको पढ़ लेना है, वो सबको नोट्स बना लेना है। एक को भी नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद उसी में उसके पीछे जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, हर एक चैप्टर खत्म होता है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन को भी लगा लेना, जितना भी क्वेश्चन है सबको क्वेश्चन को खत्म कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से और उसको बैठ के आंसर राइटिंग करना है। और तीसरी एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा में क्या करना है कि सभी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ करके दिया हुआ रहता है, कार्यविधि करके दिया हुआ रहता है। तो उस एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी पढ़ना है, उसका भी सॉल्यूशन करना है, उसको भी समझना है, उसको भी जानना है। इतना हमें करना होगा। इतना करने के बाद फिर एनसीईआरटी का जो भी अ, पीछे का भी को पोर्शन होता है,
तो सबको रिवीजन करेंगे और सभी का कोशिश करेंगे जो एक्टिविटीज़ हो गया, आंसर हो गया और जो उसमें कंटेंट हो गया, सभी का नोट्स हम लोग तैयार करेंगे, कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे। ये हो गया हमारे चैप्टर का, सब्जेक्ट का। उसके लिए उसके बाद क्या करेंगे कि चूँकि मैं खुद 12 साल से पढ़ा रहा था, 12 साल से कोचिंग में पढ़ा रहा था, स्कूल में पढ़ा रहा था इससे पहले, तो प्रैक्टिस भी एक ज़रूरी है। जैसे बीएड अगर कोई करता है तो ये मान के चले कि वो टीचिंग प्रोफ़ेशन में ही रहेगा या टीचिंग प्रोफ़ेशन को उसका इंटरेस्ट है, तभी वो बीएड कर रहा है। ऐसा ना हो कहीं नहीं कुछ नौकरी नहीं हुआ तो आकर बीएड कर लिए, तो ऐसा होने से क्या होता है कि केवल आपके पास डिग्री हो पाएगी, नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यही है कि अगर आपने डिग्री लिया है, आप इस डिग्री के लिए हो, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट है इसमें। तो सब्जेक्ट को गहन अध्ययन करना होगा। तो हो सके तो आस-पास जो भी है पढ़ाइए और अच्छे से उसको या फिर पढ़िए बहुत कंटिन्यूअस और बहुत डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी आ रहा है वो डेप्थ में पूछा जा रहा है। क्योंकि आयोग का एग्ज़ाम है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो पूरा डेप्थ में ही पूछ रहा है क्वेश्चन। इस बार भी जो पूछा टैट 3 में पूछा, वो भी डेप्थ में ही पूछा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने टैट 2 भी क्रैक किया और टैट 3 भी क्रैक किया। तो इसी रणनीति के कारण मैंने क्रैक किया कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो डेप्थ में पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल वन लाइनर टाइप का पूछ रहा है, नहीं। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी पूछ रहा है, एनर्जी भी पूछ रहा है, यानी केमिस्ट्री तो पूछ ही रहा है, उसके साथ-साथ उसका फिज़िक्स भी पूछने लग रहा है कि उसका मोशन कहाँ होगा और कि वो मोशन किस डायरेक्शन में होगा और उसमें अगर मोशन होगा तो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट और थोड़ा-सा ही पढ़ के ऊपर-ऊपर पढ़ के चले गए, वन लाइनर पढ़ के चले गए और काम हो गया, नहीं, क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में पूछ रहा है। तो तभी होगा जब हम एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करेंगे और एग्ज़ाम देने से पहले कोशिश ये करना है कि 2 बार एनसीईआरटी को खत्म कर लेना है। तो 2 बार कैसे होगा, जब एक बार पढ़िएगा, उसको नोट्स तैयार कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा तो कॉपी तो आ गया। और दूसरे बार जब दूसरे बार जब रिवीजन कीजिएगा तो वही कॉपी को रिवाइज़ कर लेना है। पहले में थोड़ा-सा मेहनत लगता है और बोरिंग भी लगता है कि इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो सबको लिख लेना है, क्योंकि जब सेकंड बार रिवीजन कीजिएगा तो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा और काम भी आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद करंट अफ़ेयर, तो करंट अफ़ेयर के लिए भी यही है कि जैसे मैं मान के चलिए कि अभी जो है वो जनवरी से लेके और जून, जुलाई, अगस्त तक, ठीक है? ये जब तक चलेगा या आगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक करंट अफ़ेयर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। करंट करंट अफ़ेयर क्या होता है, जो भी जैसे एडिटोरिया आ गया, तो ये सब जो किताबें हैं, उसको किताब को खरीदना है या पढ़ लेना है और उसके बाद क्या करना है कि उसको भी नोट करना है, पढ़ लेना है, अंडरलाइन करना है और तीसरा स्टेप कॉपी में नोट करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी करंट अफ़ेयर हैं और उसको आपको याद करने में आसानी हो, जब एक बार रिवीजन कीजिएगा तो उस कॉपी को देखकर ही आपका काम हो जाएगा। तो कोई वो नहीं है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि कॉपी में ही लिखना हो जितना भी रीज़निंग है, ये रीज़निंग बोल रहा हूँ, जितना भी आपका करंट अफ़ेयर है, उसको यही करना है कि पढ़ना है, हाइलाइटर से अंडरलाइन करना है और तीसरे में उसको भी कॉपी में पेन डाउन करना है, ठीक है? ये हो गया करंट अफ़ेयर का। उसके बाद मैथ और रीजनिंग आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम होता है। बाकी सब्जेक्ट रहा हिंदी और इंग्लिश का, तो उतना तो विषय होता ही चाहिए कि 11 नंबर लाना रहता है। कोई वो नहीं है नंबर की, कोई वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो बहुत ही ईज़ी होता है, कोई वो नहीं है। आप मान के चलिए कि कोई भी यूट्यूब वगैरह पे भी आप जो फंडामेंटल इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है? तो हो जाएगा। हिंदी भी देख लीजिएगा तो हिंदी तो ज़्यादा नहीं है, बोलचाल वाला जो हम लोग सीखे हैं, संधि, समास, व्याकरण में जो भी सीखे हैं, हिंदी उसी से रहता है। हाँ, उसमें क्या है, लैंग्वेज पेपर में क्या करना है कि जो पैसेज है, पैसेज को सही करना है, क्योंकि पैसेज ही नंबर दिलाएगा और ऊपर लेकर जाएगा। तो जो भी इंग्लिश में पैसेज हो या हिंदी में पैसेज हो, ये दोनों पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करना है कि पैसेज का प्रैक्टिस करें। क्योंकि पैसेज अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, पैसेज जितना ज़्यादा सही होगा, उतना ज़्यादा जो है वो आप लैंग्वेज पेपर में ऊपर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज पेपर सही होगा, कट ऑफ पार कीजिएगा, 9 नंबर या 11 नंबर है, तो वो जब पार कीजिएगा तभी आपको कॉपी भी चेक होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पैसेज का रिवीजन करना ज़रूरी है। तो पैसेज बनाइएगा, क्योंकि पैसेज ही है जो आपको नंबर लेकर ऊपर जाएगा। उसके बाद और इतना ही करने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो हम बनाएँगे, उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन-कौन सा बुक लिस्ट नेक्स्ट में हम लोग जब बात करेंगे तो बुक लिस्ट की कुछ बात करेंगे कि कौन-कौन सी किताब को हमको रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस 2-3 किताब का है जो हमें फ़ायदा हुआ। तो नेक्स्ट इस वीडियो, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बात करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कौन-कौन सा किताब चाहिए, क्या-क्या दिक्कत हो रही है आप लोग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।